अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जी तो डियर स्टूडेंट, मैं आपका सर आकिब हुसैन और आज के इस लेक्चर में हम शुरू करेंगे अपना चैप्टर नंबर 6। इसका नाम है कालब और मक्ता। यानी कि कालब और मक्ता हमारे पास इस चैप्टर का नाम है। और फिर हमें इस लेक्चर के अंदर सोल्व करनी है इसी की पहली एक्सरसाइज 6.1। एक्सरसाइज 6.1 की टोटल हमारे पास 4 क्वेश्चन है। ठीक है, और जो उसके जो फर्स्ट 3 क्वेश्चन हैं, ठीक है, उसके अंदर तो हमने फाइंड करना है क्या जी, मर्तबा। तो सबसे पहले क्वेश्चन सोल्व करने से पहले सबसे पहले हमें करना है कि थोड़ा सा कंसेप्ट अंडरस्टैंड करना है। ठीक है, कि अगर आपने मर्तबा निकालना है तो मर्तबा निकालने के लिए आपको किन किन चीजों का इल्म होना चाहिए। सबसे पहले तो हमने वो बेसिक चीजें यहां पे अंडरस्टैंड करनी। ठीक है, याद रखिएगा स्टूडेंट के कालब का जो मर्तबा होता है, यहां पे लिखा है जी कालब का मर्तबा अगर आपने निकालना है उसके लिए आपको 3 चीजों की जरूरत है। पहला क्या जी, आपके पास कालब होना चाहिए। तो यह सबसे पहले आपने अंडरस्टैंड करना है कि कालब क्या होता है। नंबर 2 आपने अंडरस्टैंड करना है जी कितारों को, और नंबर 3 आपने करना है जी कालमों को, कि कितार क्या होती है और कालम क्या होती है। यानी कि एक कालम के अंदर कितार क्या होती है और कालम क्या होता है। ठीक है, जब आपको कितारों का और कालमों का पता चल जाएगा तो फिर आपके लिए मर्तबा निकालना कोई मुश्किल काम नहीं होगा। तो चलिए यहां सबसे पहले तो देखते हैं जी कालब को। कालब की अगर आप डेफिनेशन देखें तो हमारे पास कुछ यूं है कि हकीकी अदाद की मदद से एक मुस्ततीली बनावट, एक क्या जी, मुस्ततीली बनावट, मसलन 0 1 2 3 4 और 7 नंबरों की मदद से बनावट क्या जी, ये मुस्ततीली बनावट है, को ब्रैकेट में बंद कर देने, ये उसने क्या जी ब्रैकेट में बंद कर दिया, को कालब कहा जाता है। ये कालब की डेफिनेशन है। अच्छा जी, मैं इसको थोड़ा सा मजीद एक्सप्लेन कर देता हूं। उसने क्या बताया जी कि आपके पास हकीकी अदाद की में से एक मुस्ततीली बनावट। सबसे पहले तो यहां हम मुस्ततील को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं। देखिए, ये आपके पास कोई मुस्ततील है, इंग्लिश बोलता है रेक्टेंगल। ठीक है, ये आपके पास आ गया। अब क्या जी, उसने कहा जी आपके पास ये 4 नंबर है। ठीक है, तो आपने फिर क्या किया कि इन नंबरों को आपने इसके अंदर लिख दिया। क्या जी, लिख दिया 0 1 2 3 4 और क्या जी 7। ये आपके पास नंबर थे। आपने क्या किया जी, मुस्ततीली बनावट ये होती है। ठीक है, कि आपके पास पहले तो आपने यहां पे देखिए आपके पास मुस्ततील क्या होती है, वही हमारे पास ये होती है, ये रेक्टेंगल है। फिर क्या जी, इन नंबरों को आपने उस तरतीब में लिखना है, इस तरह। ओके जी, आपने नंबरों को लिख दिया जी, मुस्ततील बनावट में लिख दिया ये नहीं किया। फिर आपने क्या करना है, इसको आपने रेस कर देना। तो सिर्फ और सिर्फ आपने क्या करना, उस बनावट में लिखना था, बनावट में आपने लिख लिया। हाँ, अब फिर उसके बाद अगला काम क्या है जी, जब आपने बनावट में लिख लिया है तो फिर आपने क्या करना है, फिर आपने क्या करना है, इसको ब्रैकेट में बंद कर देना है। ये जो ब्रैकेट होती है, तब आप इन नंबरों को इस ब्रैकेट में बंद कर देंगे तो फिर आपके पास ये कॉलम बन जाएगा। ठीक है, और फिर उसके बाद याद रखिएगा, जब आपके पास एक कॉलम बन जाता है तो फिर कॉलम को कोई ना कोई नाम दिया जाता है। नाम जब भी दिया जाता है तो अल्फाबेट के कैपिटल लेटर से दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल जी, मैं इसको नाम देता जी, मेरे पास एक कॉलम है जी ए, कैपिटल ए। और कॉलम सिर्फ यही नहीं होता, कॉलम और भी किस्मों के होते हैं जी। जी बी, कॉलम बी ले ले कोई जी, वो इस तरह जी। कॉलम आपके पास इस तरह का भी होता है, एक नंबर भी होता है कॉलम। कॉलम आपके पास इस तरह का भी होता है जी, कोई आपके पास डी कॉलम है। बात समझ आ गई। कॉलम आपके पास इस तरह भी होता है जी, यहां कह जी आपको कोई और नाम दे ले जी, एम का नाम दे ले जी। बात समझ आ गई। तो ये सारे के सारे क्या है जी, आपके पास क्या है जी, कॉलम है। ओके, अब उसके बाद याद रखिएगा कि कॉलम के अंदर ये जो नंबर होते हैं ये वाले, इनको हम नाम देते हैं अरकान का। किसका? अरकान। ये नंबर हमारे पास होते हैं अरकान। और जो अल्फाबेट के जो स्मॉल लेटर होते हैं वो भी अरकान में ही शामिल होते हैं, वो भी अंदर आती हैं, बाहर नहीं। बाहर कैपिटल नाम देंगे लेकिन जो स्मॉल लेटर होंगे वो अंदर आएंगे, वो क्या बनेंगे, अरकान बनेंगे। ओके, अब उसके बाद बात कर लेते हैं कि अगर आपके पास एक कॉलम है तो उसमें ये कतार और कॉलम क्या होती है। याद रखिएगा स्टूडेंट के एक कॉलम के अंदर जो कितार होती है, ठीक है, अगर यहां पे हमारे पास एक लाइन है,
इस लाइन को हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, और उर्दू में इसको बोलते हैं उफ्की। क्या बोलते हैं जी? उफ्की। ठीक है, एक तो ये लाइन है, क्या बोलते हैं इसको? हॉरिजॉन्टल लाइन, यानी उफ्की लाइन आपके पास। ओके, अगर तो आपके पास जो नंबर है, ठीक है, वो लिखे हो जी इस तरह, इस तरतीब से लिखी हो, यानी कि इस सिमत में, इस लाइन की सिमत में, जैसे कि जी 1 2 3 4। अगर तो आपके पास नंबर लिखे हैं जी इस सिमत में लिखे हुए हैं, उसकी तरतीब में लिखे हुए हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन में लिखे हुए हैं, ठीक है, तो फिर ये आपके पास क्या स्टूडेंट, ये आपके पास है कितार है जी। ये बात आपने याद रख लेनी है, ये आपके पास एक कितार है। ये नंबर एक ही लाइन में आ रहे हैं ना, तो फिर आपके पास क्या जी, एक कितार है, ठीक है। अगर आपके पास कोई और दूसरी कितार आ जाए, ठीक है, जैसे कि मैं यहां पे लिख दूं जी कितार और जी 2 3 4, ठीक है, ये कितार है जी। ओके, एक ये कितार है जी, ठीक है। और अगर इसको हम काला बनाना चाहे, फायदा मैं इसको ब्रैकेट में बंद कर देता हूं जी, ठीक है। बात समझ में आई? यहां एक नंबर हम प्लेस कर देते, ठीक है, ताकि अरकान हमारे बराबर हो जाए, ठीक है। 3 3। अब यहां पर देखें, अगर हमने इन नंबरों को क्या कह दी, ब्रैकेट में बंद कर दिए। अब अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इसमें कितनी कितारें हैं, तो कितनी है जी? एक, दो कितारें हैं, ठीक है। ये क्या कितारें, क्यों कितारें? क्योंकि यहां पे देखें जी, ये जो नंबर है क्या लिखे हुए, उसकी तरतीब में लिखे हुए हैं ना, ये तमाम नंबर उसकी तरतीब में, मतलब एक कितार है इसमें। नीचे भी नंबर लिखे हुए हैं, लेकिन वो भी उसकी तरतीब में, आपके पास दूसरी कितार है। अब यहां पर आ जाए, ये आपके पास क्या जी, कालब है। अगर अब आपसे पूछ लिया जाए, बताइए जी इसमें कितनी कितारें हैं, तो आप बताएं कितनी कितारें हैं जी। यार देखिए, ये तमाम नंबर है ना, 0 1 2, ये क्या है जी, उसकी तरतीब में है, यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन में लिखे हुए हैं। ओके, एक लाइन आपके पास ये है, दूसरी लाइन आपके पास ये है, ये नंबर भी लिखे हुए हैं उसकी तरतीब में। तो कितनी कितारें बनेंगी जी? 2 कितारें बनेंगी। अभी आप बता दीजिए, 2 कितनी कितारें? 2 कितारें, ठीक है। तो ये थी कितारें, कॉलम के अंदर आपने कितनी कितारें बतानी है, ठीक। अब अगर देखिए, अगर आप पूछ रहे जी आपके पास कॉलम एम है, बताइए इसमें कितनी कितारें हैं जी, तो आप कैसे बताएंगे? देखिए, आपके पास ये नंबर है ना, देखिए ये लाइन अगर जा रही, उसकी लाइन जा रही है, ठीक है, इस तरह, तो ये नंबर इस लाइन में लिखा हुआ है, एक कितार ये। और नीचे नंबर है तो ये भी लिखा हुआ है इसी मत में, ये एक उसकी लाइन है ना, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है। तो ये भी नंबर क्या इस लाइन पे आ रहा है, दूसरी लाइन पे। ये ऊपर वाला ऊपर वाली लाइन पे, ये नीचे वाला नीचे वाली लाइन पे। ये कि भाई आपके पास कितारें कितनी है? 2 कितारें आ गई। इसी तरह अगर ये एक ओनली वन नंबर है ना, अगर आप मुझे बताइए इसमें कितनी कितारें हैं, देखिए एक ही नंबर है और ये एक ही लाइन में आ रहा है, कितनी कितारें हुई? एक कितार हुई, ठीक है। अब ये थी कितारें, ठीक है। उसके बाद बात आ जाती थी कॉलमों की। याद रखिएगा स्टूडेंट, अगर आपके पास नंबर लिखे हुए हैं जी इस तरह, ये आप लिख देते लाइन के अंदर, ये आपके पास एक लाइन है, एक नंबर लिखे हुए हैं कि नीचे पर लिखे हुए हैं, लेकिन वो कहती एक ही लाइन में आ रहे हैं। इस लाइन को बोलते हैं उर्दू में अमुदी, और इंग्लिश में बोलते हैं वर्टिकल। क्या बोलते हैं? वर्टिकल, और इंग्लिश में उर्दू में क्या बोलते हैं? अमुदी। तो फिर याद रखना आपने स्टूडेंट कि अगर आपके पास चंद नंबर हैं, फॉर एग्जाम्पल कह दो नंबर हमारे पास क्या जी, यहाँ पे 2 है, 3 है, 1 ले लें, तो ये जो आपके पास स्टूडेंट नंबर है, अगर आप देखें तो ये किस सीमत में लिखे हुए हैं? नीचे की जानब लिखे हुए हैं, ठीक है, यानी कि इस लाइन में आ रहे हैं, एक ही लाइन के अंदर आ रहे हैं, ठीक है। तो फिर ये जो आपके पास नंबर है, ये क्या जी आपके पास अमूदी तरतीब में है, देखिए, यानी कि ये अपना क्या जी आपके पास वर्टिकली बनावट है, ठीक है, वर्टिकली लाइन के अंदर आ रहे हैं, ठीक है। तो जब वर्टिकली लाइन के अंदर आपके पास नंबर आ रहे हैं, तो ये एक ही लाइन है, तो इसका मतलब फिर क्या आपके पास एक कॉलम है। इसी तरह अगर कोई और नंबर ले लें, हम यहां लिख लें 2 4 6 ले लें, तो ये 7 इसकी फिर दूसरी लाइन आ जाती है, दूसरी वर्टिकल लाइन आ जाती है, ठीक है। यानी कि फिर क्या आपके पास जब दूसरी वर्टिकल लाइन आ गई, तो फिर इसका मतलब क्या है कि ये आपके पास कॉलम 1 था, ये कॉलम 2 है, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने, जैसे कि ऊपर हमारे पास कॉलम है, अब यहां पर देखते हैं कितने कॉलम है। देखिए आपके पास ये नंबर है ना 0 और 3, ये कह रहे हैं एक ही लाइन में आ रहे हैं, एक ही मोदी लाइन में आ रहे हैं, ठीक है, वर्टिकली लाइन में। इसका मतलब क्या जी, कॉलम 1 है, ओके। अब ये आगे भी नंबर है 1 4 है, ये भी क्या जी आपके पास एक ही नीचे वाली लाइन में आ रहे हैं, ओके, एक ही लाइन में है ना, इसका मतलब कॉलम 2 है। उसके बाद अगर ये देखिए, ये भी नंबर आपके पास नीचे भी आ रहे हैं, क्या जी आपके पास कॉलम 3 है। यानी कि फिर यहां पर देखें तो इस कॉलम ए के अंदर कितारें कितनी थी? 2 थी, कॉलम कितनी है? फिर 3 है।
इस तरह आपने कितारें और कॉलम आपने करने हैं फाइंड। ओके, अब अगर हम यहां पे देख लें, यहां कितनी हमारे पास कितारें थी, 2 थी इस कॉलम में, ठीक है, इस कॉलम में। तो अब देखिए ये तो 2 और 3 एक ही लाइन में नहीं आ रहा, एक ही मुझे लाइन के अंदर आ रहे हैं ना, तो फिर इसका मतलब क्या है कि आपके पास क्या है, ये एक कॉलम है। ओके, उसके बाद ये देखिए 2 को देखने का, तो ये एक ही वर्टिकल सॉरी हॉरिजॉन्टल लाइन थी ना, उसकी लाइन थी, ठीक है। तो अगर इसको हम नीचे ये लाइन लगाएं इस तरह, तो इस लाइन के अंदर भी ये एक नंबर ही आ रहा है, इस लाइन में भी ये नंबर आ रहा है ना। इसका मतलब फिर क्या है कि इसमें एक ही आपके पास किताब थी और एक ही आपके पास क्या थी, कॉलम, एक ही आपके पास कॉलम था, ठीक है। तो इस तरह आपने एक कॉलम के अंदर आपने क्या करना है, आपने कॉलम भी फाइंड करने हैं, आपने कितारें भी फाइंड करनी। जब आपके पास कितारें आ जाएंगी, आपके पास कॉलम आ जाएंगे, तो फिर आप उसका मर्तबा इजीली लिख लेंगे। अब मर्तबा आपने कैसे लिखना है, ठीक है, उसके लिए हमारे पास उसकी टाइप है जी इस तरह, जी आपने यहां लिख जी मर्तबा। मर्तबा जब आपने लिखना है तो फिर उसके लिए टाइप हमारे पास क्या है जी, कि टाइप में लिखना है जी क्या है जी, एम बाय एन। इस तरह आपने यह स्टूडेंट मर्तबे को लिखना है, ठीक है। अब एम से मुराद के, एम से मुराद है नंबर ऑफ रो, यानी कि कितारें, ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं इसको रो, उर्दू बोलते हैं कितारें। एम से मुराद के कितारें की सबसे पहले आपने लिखनी है कितारें, फिर बाद में आपने बीच में लगाना बाय, फिर एन लिखना है। एन का मतलब क्या है जी, कॉलम है, क्या इसका मतलब क्या है जी, कितार, इसका मतलब क्या है जी, कॉलम। ओके, तो मर्तबा निकालने के लिए सबसे पहले तो आपके पास एक क्या होना चाहिए, कॉलम होना चाहिए। कॉलम हो, फिर आपके पास क्या है, आपके पास आपने क्या करना है, आपको कितारों का पता होना चाहिए, और जब कितारों का पता चल जाए फिर आपको पता होना चाहिए कॉलम क्या है। जब ये तमाम चीजें आपको मालूम हो जाएंगी तो फिर आप क्या इस टाइप में आप उसको लिख देंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, मर्तबा। तो ये रहा स्टूडेंट एक्सरसाइज 6.1 का बेसिक कंसेप्ट। अब तो चलिए फिर स्टूडेंट हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की जानब और करते हैं फिर अपना क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4 सॉल्व। जी तो डियर स्टूडेंट, अब हम सोल्व करते हैं एक्सरसाइज 6.1 का। फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3। क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 के अंदर हमने करना क्या है, आपकी किताब के ऊपर लिखा हुआ है कि आपने क्या करना है जी, क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर आपने मर्तबा मालूम करना है, किसका जी, कॉलम ए का, कॉलम सी का, कॉलम एफ का। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 में आपने क्या करना है जी, मर्तबा मालूम करना है किस किस कॉलम का, कॉलम बी का, कॉलम डी का, कॉलम ई का। और क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आपने क्या करना जी, आपने बताना जी कॉलम डी की दूसरी कितार, क्या जी, दूसरी कितार, और तीसरे कॉलम का रुकन क्या है, ये आपने बताना है जी क्वेश्चन नंबर 3। ओके, तो चलिए यहां सबसे पहले तो मर्तबा मालूम करते हैं, ठीक है। ये तमाम के तमाम जो कॉलम है वो मैंने यहां पे लिखी, ठीक है। ये कॉलम ए बी सी डी ई और एफ, ठीक है, 6 कॉलम है, तो 6 के 6 मैंने यहां पे लिख दी। चलिए यहां सबसे पहले तो कॉलम ए का मर्तबा मालूम करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 के तो जो कॉलम है ना, कॉलम ए सी एफ, पहले इनका हम मालूम करेंगे, ठीक है। चलिए यहां सबसे पहले तो कॉलम ए का मर्तबा मालूम करते हैं। यहां पर लिख लीजिए आप सोल्यूशन। ओके, कॉलम ए आपको यहां पे लिखिए पहले कॉलम ए, क्या जी आपके पास 2 -2 -5 एंड 0। ओके जी, अब आपने क्या निकालना, मर्तबा निकालना है, तो मर्तबे के लिए सबसे पहले आपको क्या चाहिए, किताब चाहिए, किताब के बाद फिर आपको क्या चाहिए, कॉलम भी चाहिए। तो आपके पास ये कॉलम है, अब इसमें कितनी किताबें, देखिए ये आपके पास 2 और -2 है ना, तो ये लिखे हुए है ना इस सिमत में, ये जो लाइन है उसकी तरतीब में लिखे हुए है ना, इसका मतलब क्या है जी, ये एक लाइन में लिखे हुए हैं, इसका मतलब क्या है जी, एक किताब। ओके, अब ये भी है, ये भी लिखे हुए हैं, ये दूसरी लाइन है ना, दूसरी लाइन में लिखे हुए हैं, इसका मतलब क्या है जी, दो कितारें आ गई। कितनी कितारें आ गई जी, सॉरी यहां पे एक, ठीक है, एक कितारी हो, एक कितारी, कितनी कितारें होगी स्टूडेंट, 2 कितारें होगी, 2 कितारें आपके पास आ गई। तो चलिए यहां पे पहले आप लिख लीजिए कितारें, यहां पे लिख लीजिए कितारें, कितनी कितारें आपके पास आ गई, 2 कितारें आ गई आपके पास, कितारें आपके पास आ गई। अब इसके अगला काम कीजिए, आपने कॉलम निकालने, ठीक है। चलिए कॉलम निकाल लेते हैं, इनको कर लेते हैं रेस, उसके बाद कॉलम निकाल लेते हैं। देखिए अब यहाँ पास 2 और -5 है, ये एक ही लाइन में आ रहे हैं ना, एक ही मोदी लाइन में आ रहे हैं, एक मोदी लाइन मतलब एक कॉलम, ठीक है। उसके बाद -2 और 0 है, ये दूसरी लाइन में आ रहे हैं, ठीक है।
जब ये दूसरी लाइन में आ रहे हैं तो इसका मतलब ये भी एक कॉलम है, ठीक है। फिर एक आपके पास ये होगा, एक आपके पास ये होगा, कितने कॉलम हो गए, 2 कॉलम हो गए। तो फिर आपने यहाँ पे लिख देना जी कॉलम आपके पास कितने हैं जी, कॉलम भी आपके पास कितने हैं स्टूडेंट, 2 कॉलम है। जब आपके पास कितारें भी आपके पास 2 हैं, कॉलम भी आपके पास 2 हैं, ठीक है। जब कितारें और कॉलम 2 है तो फिर आपके पास मर्तबा क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपने लिखना मर्तबा, ठीक है। तो मर्तबा फिर आपके पास आ जाएगा, यहाँ पे लिख देंगे मर्तबा क्या है जी आपके पास, किस टाइप में आपने लिखना है जी, m बाय n की टाइप में, ठीक है। तो m का मतलब कितारें, कितनी कितारें आपके पास 2, और कॉलम कितने आपके पास, n का मतलब कॉलम, तो कॉलम कितने आपके पास 2 है। मर्तबा फिर आपके पास क्या आ गया 2/2, यही फिर आपके पास क्या है इसका रिक्वायर्ड आंसर होगा। ओके, तो ये था हमारे पास कॉलम ए, ठीक है, इसका मर्तबा निकाल लिया। ओके, चलिए अब उसके बाद क्या है जी, क्वेश्चन नंबर 1 में जी कॉलम सी है, कॉलम सी का मर्तबा निकाल दें। तो सबसे पहले यहां पे कॉलम सी लिख लेंगे, क्या जी आपके पास कॉलम सी, ठीक है। पहले आपका काम क्या था, आपने लिखना था सोल्यूशन, ठीक है। आपको जिस तरतीब से करवा रहा हूं इसी तरतीब से आपने एग्जाम भी अटेम्प्ट करना है। आपको एग्जाम में अगर सपोज कि आपको ये ऊपर क्वेश्चन दिया है, आपने जिसको सोल्व करना है, पहले लिखना सोल्यूशन, फिर उसके बाद उसी कॉलम को आप नीचे यहां पे लिखना है, ठीक है। क्या जी आपके पास स्टूडेंट, सी क्या जी आपके पास, ये 3 -1 एंड 0 है। ओके, चलिए सबसे पहले यहां से कितारें निकालते हैं जी। कितारें आपके पास कितनी आ जाएगी, कितारें और कॉलम निकाल दें। चलिए यहां देखेंगे आपके पास 3 है, ये एक लाइन में है, दूसरी लाइन में ये है, तीसरी लाइन में ये है, 3 लाइनें आ गई आपके पास, 1 2 3, इसका मतलब फिर क्या आ गया, 3 कितारें आ गई आपके पास। ओके, 3 कितारें सुना आपके पास आ गई। देन उसके बाद अब बात कर ले कॉलम की, 3 -1 0 एक ही लाइन में आ रहे हैं, एक ही मुद्दी लाइन के अंदर। जब एक ही लाइन, उसका मतलब एक ही कॉलम है फिर हमारे पास, तो यहां फिर हमारे पास कॉलम की आ जाएगा, एक ही आ जाएगा, ठीक है। कितारें कितनी 3, कॉलम कितना 1, तो फिर फाइनली इसका मर्तबा क्या आ जाएगा, मर्तबा सुना आपने फिर लिख देने क्या आ जाएगा आपके पास 3/1, तो यही फिर आपके पास क्या है इसका रिक्वायर्ड आंसर होगा। ओके, तो ये आपने फाइंड कर ली जी, आपके पास कॉलम ए भी आ गया, कॉलम सी भी आ गया। क्वेश्चन नंबर 1 के क्वेश्चन नंबर 1 है फिर कॉलम एफ बाकी है, ठीक है। तो चलिए कॉलम एफ निकालते हैं, ठीक है। यहां लिख लेते हैं कॉलम एफ क्या जी आपके पास जी, ये आपके पास कॉलम एफ है, यहां लिखिए पहले क्या जी, -3 4 0 एंड 5, उसके बाद क्या जी 3 एंड -1। ओके, पहले जी कितारें निकालने इसमें से, देखिए 3 और 4, ये लाइन है ना, एक आपके पास ये लाइन है, दूसरी लाइन आपके पास क्या है, ये लाइन है, तीसरी आपके पास क्या है, ये लाइन है। कितनी लाइन होगी, 3 लाइन होगी। एक मतलब ये नंबर 3 उसकी तरतीब से लिखिए ना, इसकी लाइन में आ रहे हैं ना, इसका मतलब है कितनी कितारें आ गई आपके पास, 3 आ गई। ओके, कॉलम कितनी आ गई, देखिए -3 0 एंड 3, एक लाइन में आ रहे हैं ना, एक ही मुद्दी लाइन में, एक कॉलम हो गया। 4 5 एंड -1 एक लाइन में आ रहे हैं, एक लाइन ये होगी, एक ये लाइन होगी मुद्दी, तो एक और एक कितने होगी, 2 कॉलम हो गए। तो फिर मतलब आपके पास क्या आ जाएगा 3/2, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। ये सिंपल सा काम है, सभी मर्तबा निकालें, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर ए सी का एफ का मर्तबा। अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या जी, बी डी और ई का मर्तबा निकालें। तो चलिए आप लिख देते हैं जी, कॉलम लिख देते हैं पहले जी, बी लिख लेते हैं। कॉलम बी के जी आपके पास स्टूडेंट वो है जी -3 -2 0 एंड 4। ओके, तो जी कितारें देखते पहले, एक लाइन आपके पास ये, एक लाइन आपके पास ये, कितनी कितारें आ गई आपके पास, 2। ओके, कॉलम देख लें आप, कॉलम क्या है, एक लाइन आपके पास ये और एक लाइन आपके पास ये, इनके -3 और 0 एक लाइन में आ रहे हैं ना, एक मोदी लाइन में, और -2 और 4 एक ये लाइन में आ रहे हैं, तो एक और एक कितने हो गए, फिर 2, कितनी कितारें, कितने कॉलम आ गए, 2 आ गए। तो फिर आपको इसका मतलब क्या आएगा 2/2, ये आपको इसका आंसर आ गया। ओके, बी भी आपके पास आ गया। उसमें क्या जी, कॉलम डी, कॉलम डी का मतलब निकाल लेते हैं, यहां लिख देते हैं जी। क्या जी आपको कॉलम डी यहां पे लिखिए जी, कॉलम डी है जी -3 2 है, 0 है, उसके बाद 0 1 5 4 -2 एंड 2। देखिए वैल्यू कोई भी आ जाए, देखिए कोई भी आपके पास कॉलम आ जाए, आपको तरीकाकार आना चाहिए मर्तबा निकालने का। ओके, वैल्यू आपके पास जितनी मर्जी हो, ठीक है, उससे आपकी परेशानी हो ना, लेकिन आपको तरीका आना चाहिए।
अभी आपके पास आ गया ना, ठीक है। अब देखते हैं इसमें कितनी की तारीख निकालना। देखिए -3 2 0 एक हॉरिजॉन्टल लाइन लिखी हुई है, एक ऊपरी लाइन लिखी हुई है, ठीक है। 0 1 2 दूसरी आ गई, 4 -2 2 तीसरी आ गई। कितनी कितारें बन गई? 3 बन गई। ओके, कितारें आपने यहाँ पे लिख ली। अब बात कर लेते हैं कॉलम की। देखते हैं जी कॉलम कितने, -3 0 4 एक लाइन ये आ गई, 2 1 -2 एक ये आ गई, 0 5 और 2 एक ये आ गई। कितनी लाइनें आ गई? 3 लाइनें आ गई। इसका मतलब क्या हुआ? 3 ही आपके पास कॉलम आ गए हैं। तो फिर मर्तबा क्या आ जाएगा? 3/3। ये आपको इसका आ जाएगा रिक्वायर्ड आंसर। ओके, तो ये आपने फिर फाइनली फाइंड कर ली थी कॉलम डी का मर्तबा। उसके बाद क्या जी कॉलम ई है, कॉलम ई का मर्तबा फाइंड कर लेते हैं। यहां लिख देते हैं कॉलम ई का मर्तबा क्या आएगा स्टूडेंट। पहले कॉलम ई यहां पे लिख लेंगे क्या जी आपको कॉलम ई -3 2 एंड 0। ओके जी, अब यहां पर देखें तो ये 3 -2 एक ही लाइन में आ रहे हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन में, उसकी लाइन में। इसका मतलब क्या होगा? आपके पास एक की तार आ गई। चलिए यहां पे लिख दें एक की तार आ गई। कॉलम कितने हैं जी? कॉलम दे एक लाइन, एक लाइन ये है, -3 आ रहा है एक लाइन में, दूसरी ये, तीसरी ये। ओके, कितने कॉलम बन गए फिर आपके पास? 3 कॉलम बन गए। तो फाइनली फिर आपके पास इसका मर्तबा क्या आ जाएगा, ठीक है। ये लाइन में आपको यहाँ पे लाइनें लगा रहा हूँ आपको सिर्फ समझाने के लिए, ठीक है। जब आप एग्जाम में सोल्व करें तो उसमें लाइनें आपने नहीं लगानी। ओके, तो फिर इसका क्या आ जाएगा मर्तबा जी आपके पास 1/3 आ जाएगा। ओके, तो ये आपके पास क्या है इसका रिक्वायर्ड आंसर। अब उसके बाद फाइनली हमारे पास क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 आ गया जी। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर क्या करना है? हमने कॉलम डी की दूसरी किताब और तीसरे कॉलम का रुकन मालूम करना है, ठीक है। अब देखते हैं जी कॉलम डी के जी हमारे पास कहां जी कॉलम डी हमारे पास ये है। इसमें दूसरी किताब कौन सी है? वो ये है जी, ये आ गई जी दूसरी किताब। ओके, दूसरी किताब आपकी आ गई। उसने क्या जी दूसरी किताब लेनी है आपने और तीसरे कॉलम का रुकन मालूम करना है, ठीक है। चलिए इस यहां लिख लेते हैं, फिर आपको समझाता हूं। यहां कॉलम डी लिखा हुआ है ना, ठीक है। ये लिया आपको कॉलम डी आ गया। ओके, तो क्या बताया इसमें फिर जी? देखिए दूसरी किताब है ना, ये आपको आ गई दूसरी किताब जी, ये दूसरी किताब है। ओके जी, कॉलम कितना जी? तीसरा कॉलम। एक कॉलम आपके पास ये है, एक ये और एक ये, तीसरा कॉलम ये है, ये आ गया तीसरा कॉलम। अब रुकन क्या है? दूसरी किताब और तीसरे कॉलम का रुकन क्या है? अब इसका रुकन क्या आएगा? देखिएगा कि यहां पर ये दो लाइनें ये किस रुकन पे आकर मिल रही हैं। वो रुकन आपके पास क्या है? वो रुकन ये देखिए 5 पे आके मिल रही है। फिर वो रुकन आपके पास क्या है जी? आपके पास वो रुकन क्या है जी? 5 है। ओके, तो फाइनली फिर आपने नीचे आंसर क्या लिख देना है जी? आपने यहां पे लिख देना जी बस क्या जी के कॉलम डी की दूसरी किताब और तीसरे कॉलम का रुकन क्या है? क्या रुकन है जी? जहां भी दोनों में क्रॉस हो रही जी, रुकन क्या जी? 5 है। यहां पर लिखते हैं जी क्या जी? 5 है। बस ये आपने बताना है, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। तो ये था फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3। इनको हमने कर लिया डिटेल के साथ सॉल्व। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ जी। तो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर स्टेटमेंट देखें पहले, तो क्या बताया जा रहा है कि दर्ज झैल कालमों में से कौन से बराबर है, कौन से नहीं। बस आपने ये बताना है कौन से कॉलम बराबर है और कौन से कॉलम नहीं बराबर, ठीक है। अब कॉलम बराबर कैसे होंगे? देखिए अगर मेरे पास जी कोई कॉलम ए है जी, इसमें क्या जी मेरे पास कॉलम ए है जी, कोई जी एफ सॉरी ए जी मेरे पास जी 6 कह लूं। तो अगर मेरे पास ज्यादा कॉलम, जैसे कि ये ज्यादा कॉलम है ना जी, कि क्वेश्चन नंबर 4 के जितने भी कॉलम थे वो मैं यानी यहाँ पे सब के सब लिख दिए, ठीक है। अगर मैं जी इनमें से कोई कॉलम एच है और उसका रुकन क्या है जी? उसका भी 6 है। जब दोनों कॉलमों के रुकन सेम होंगे, जैसे ये भी 6 हो ये भी 6 होगा, तो फिर हम कह सकते हैं कि ए बराबर है एच के। बस आपने यहां पे ये काम करना है कि ये जो आपके पास ये जो क्वेश्चन नंबर 4 जितने भी कॉलम है इनमें आपने देखना कौन कौन सा बराबर है। और बराबर कब होगा? जब एक कॉलम के अंदर जो रुकन होंगे, ठीक है, वही रुकन दूसरे कॉलम में होंगे, ठीक है। तो चलिए फिर यहां पे देखते हैं कौन कौन सा इक्वल है और कौन कौन सा नहीं। पहले बात करते हैं जी कॉलम ए की। कॉलम ए को देखते हैं जी। कॉलम ए आपके पास क्या है जी? 4 है,
देखते हैं कौन सा ऐसा कॉलम है जिसके अंदर जो उसका रुकन है 4 हो। तो बी में तो 1 2 है, नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। सी डी को देखा तो ये दो वैल्यू प्लस हो रही है, 2 + 2 करेंगे तो आपके पास में कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। यानी कि फिर आपके पास डी क्या आ गया, 4। तो ए भी 4 था, डी भी 4 आ गया। फिर हम कह सकते हैं कि ए इक्वल है किसके लिए, डी की। ओके, यानी कि ये दो हो गए। उसके बाद कॉलम बी को देख लें। कॉलम बी को अगर आप देखें स्टूडेंट तो आपके पास क्या 1 और 2 है। पहला रुकन 1 दूसरा रुकन 2 है। तो देखते हैं कौन सा कॉलम जिसमें पहला रुकन 1 दूसरा 2 हो। सी में तो नहीं, क्योंकि वो 6 और 9 है। ए की बात कर रहे थे, यहाँ पे क्या 3 + 3 है और 8 + 1 है, तो प्लस करें 6 और ये 9, ये भी नहीं। एफ को देखें तो एफ में ये वैल्यू डिवाइड हो रही है। अगर इनको हम डिवाइड करके देखें, क्या डिवाइड हो रही है, 5 / 5 है, यानी कि 5 / 5 है, और साथ क्या है 4 / 2 है। 5 5 से काट गया 1 आ गया, 2 1 2 2 और 4, ये नहीं आपके पास 1 2 आ जाता है। तो सिंप्लीफाई करने से यानी कि फिर साबित हुआ कि आपके पास जो कॉलम बी है वो बराबर है किसके लिए, कॉलम एफ के। ये दो भी के। उसके बाद ये आ जाते हैं जी कॉलम सी पे। कॉलम सी क्या अगर आप देखें रुकन क्या आपको 6 और 9 है। देखते हैं कौन सा कॉलम इसमें 6 और 9 है। तो डी हो गया। ई को देखें तो इसमें प्लस वैल्यू हो रही है, 3 + 3 किया कितना आ जाएगा 6, 8 + 1 कितना आ जाएगा 9, ये नहीं, ये भी मिल गया, 6 और 9 आ गया। यानी कि फिर हम कह सकते हैं कॉलम सी जो है वो बराबर है किसके जी, कॉलम ई के। ये दो भी हो गई। उसके बाद आ जाए जी कॉलम जी पे। अब कॉलम जी के अगर आप रुकन देखें तो आपको उसमें क्या जी 1 है, 3 है, 6 है, 8 है। और कौन सा कॉलम इसमें जी 1 3 8 हो। तो एच में तो नहीं, इसमें ज्यादा रुकन है। आई की बात कर रहे हैं तो आई में 1 भी है, 3 भी है, 6 भी है, लेकिन कॉलम इसमें जो 8 है वो नहीं, ये बराबर नहीं। जे की बात कर रहे हैं जिसमें 1 3 6 है, 3 हमें कॉलम 3 हमें रुकन मिल गए, चौथा हमने तलाश करना है। ठीक है, तो देखिए ये डिवाइड हो रहा है ना, 2 1 है 2, यानी कि 16 को अगर 2 पे डिवाइड करेगा तो कितना 8 आ गया, यानी कि यहां पर 8 आ गया। फिर हम कह सकते हैं क्या जी, कॉलम जो आपके पास जी है वो इक्वल किसके जी, आपके पास जे के इक्वल है। ओके, तो फिर आपके पास कॉलम जी भी कैंसिल हो गए, ये दोनों बराबर आ गए, कॉलम जी और जे। ठीक है, उसके बाद आ जाता है जी कॉलम एच पे आ जाती है। कॉलम एच के इक्वल क्या जी 1 2 5। देखिए इसमें 3 रो हैं, 3 कितारें हैं। पहली कितार क्या जी 1 2 5, पहले देखते हैं 1 2 5 किधर आ रहा है। देखिए ये आपके पास 1 है, के को देखें तो आपके पास ये 1 है, ये 2 है, ये 3 + 2 कर तो 5 आता है, यानी कि ये 5 आ गया। पहली कितार तो मौजूद होगी। दूसरी देखिए 0 3 4 है, यस में दूसरी कितार है 0 3 4 वो भी है। तीसरी का 2 6 3 है, तो यहां देखिए 2 भी है, और 4 + 2 करें तो 6 आता है, 6 भी आ गया, 3 भी आ गया। यानी कि साबित हुआ कि भाई जी एच बराबर है किसके जी, यहां हमने कह दी कॉलम एच बराबर है किसके जी, कॉलम के की। ओके, उसके बाद जी क्या जी आपके पास रह गया जी एल रह गया। तो एल के अगर हम रुकन देखें तो वो क्या जी 1 3 5 है। तो 1 3 5 तो ना तो एच से ना तो के से मिलता है, क्योंकि इसमें क्या जी 2 है, इसमें क्या 3 है। यानी कि फिर आई और जे, सॉरी आई और एल जो है, ठीक है, एल के अगर आप देखें ना, देखिए ये रो इस रो को देखें तो ये तो दोनों में मौजूद है, इसमें भी इसमें भी, लेकिन सिर्फ क्या जी कि यहाँ पे 3 आ गया, ये डिफरेंस आ गया बस। यहां से आगे फिर इसका ये एल जो है ना वो ना तो एच की इक्वल है ना ही के इक्वल है। ओके, तो फिर एल और आई जो है वो किसी के भी इक्वल नहीं है। जब आई और एल किसी के इक्वल नहीं तो फिर आपके पास यही आपका क्या, ये जो आपने निकाली ही आपके पास ही आंसर। ठीक है, और ये काम आपने करना था जी क्वेश्चन नंबर 4 के जी। तो डियर स्टूडेंट, ये था हमारा आज का लेक्चर जिसके अंदर हमने अपने एक्सरसाइज 6.1 को किया कंप्लीट डिटेल के साथ सॉल्व। फिर भी अगर आपका कोई इस एक्सरसाइज के रिलेटेड हो, इसका जो हमने कंसेप्ट समझा है उसके लिए अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। ओके, तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम सॉल्व करेंगे अपनी एक्सरसाइज 6.2, लेकिन उससे पहले हम अंडरस्टैंड करेंगे अपनी टाइप ऑफ मैट्रिक्स को, यानी कि कॉलमों की इकसाम को पहले हम समझेंगे, फिर उसके बाद हमारी अपनी एक्सरसाइज 6.2 करेंगे सॉल्व। तो फिर तब तक के लिए दीजिए इजाजत, अपना बहुत ख्याल रखिएगा जी, अल्लाह हाफिज़।